हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एग्जाम्स ओरिजिनल, जहां पर हम यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 10 में हमने बहुत सारे कमीशंस देख लिए हैं और आज जिस कमीशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये सबसे रिसेंटली बना हुआ कमीशन है। इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं क्योंकि ये न्यूज में लगातार बना हुआ है पिछले 1 सालों से। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कैसे कवर अप करेंगे मैं आपको बता देता हूं। पहले हम इंट्रोडक्शन, बेसिक या स्टैटिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्चुअल सोच के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप कॉन्सेप्चुअली किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, एक होता है कोई भी टॉपिक का एक, मैं हर बार बोलता हूं, कोई भी टॉपिक का एक 40 to 50% पार्ट होता है उसका स्टैटिक पार्ट, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 40 to 50% पार्ट उसका होता है कंसेप्चुअल पार्ट, सोचना, एनालिसिस करना कि यार ये अगर स्टेप उठाया है इस कमीशन ने तो क्यों उठाया है, कैसे उठाया है, इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये सारी चीजें आपको मेंस में काम आएंगी। बट अगर आपने ये सेकंड पार्ट नहीं किया ना तो आप टॉपिक से फीलिंग वाइज जुड़ नहीं पाएंगे और आप पहला पार्ट याद ही नहीं रख पाएंगे। आपको देखिए रट्टा तो लगाना है, लेकिन रट्टा लगाना आसान अगर आपको करना है तो आपको सेकेंड हाफ करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता है कि एनएचआरसी का जो टर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो अभी अभी रिसेंटली 5 साल से 3 साल किया गया है, तो आप कभी भूल ही नहीं सकते उस टर्म को। ठीक है, आपको लॉजिक पता है, उसके पीछे की बहस कितनी हुई है वो पता है, डिबेट्स पता है, न्यूज में क्यों बना रहा था वो पता है, तो आप लॉजिकली कवर अप करेंगे ना तो आप ज्यादा समय तक के लिए याद रख पाएंगे। ये एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, हमारा काम आपको ये नहीं है कि कंटेंट लो कंटेंट लो कंटेंट लो और आप याद करते रहो, नहीं। हमारा काम यहां पर है आपको समझाना, आपको कनेक्ट फील कराना। जो स्टूडेंट और टॉपिक के बीच का जो ब्रिज होता है ना, फीलिंग वाला, साइकोलॉजिकली आपको उस ब्रिज को कवर अप करना हमें सिखाना है कि कैसे आप कनेक्टेड फील कर सकते हैं टॉपिक से। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव। मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर। देन आई टुक गेट एग्जामिनेशन, आफ्टर विच आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स फर्स्ट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे एंड देन फ्रॉम निटी मुंबई। ठीक है, तो ये मेरा बैकग्राउंड है। मेरा मोस्टली टेक्निकल और मैनेजरियल बैकग्राउंड रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आई हैव बीन इनटू सिविल सर्विसेज फॉर नाउ आई थिंक फॉर 4 इयर्स। ठीक है, और मेरा 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है टोटल। ठीक है, और मेरा जो फंडा रहता है वो बेसिकली आपको फील करवाना है टॉपिक। मुझे कंटेंट आपके पास ऑलरेडी मार्केट में बहुत है, आप बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उनके वीडियो, पेल पेल के कंटेंट देंगे, बट क्या आप वो कंटेंट याद रख पा रहे हैं? और याद रखने से ज्यादा जरूरी है क्या वो कंटेंट आप एग्जामिनेशन में वापस याद आएगा, आपको आप रिकॉल कर पाएंगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है एक टॉपर में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में। एक नॉर्मल स्टूडेंट से कोई टॉपर निकल के आता है, उस टॉपर की क्या खास बात है? मैं एक ऑल इंडिया रैंक कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है, सबका एक चीज मानना है कि जो रिवीजन होता है वो आपको याद करने में या फिर रिकॉल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और उस स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए हमें कुछ बेसिकली आप कह सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेंटेंसेस आपको देने हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, कम आप पढ़ेंगे तो आप ज्यादा इजीली उसको रिवाइज कर पाएंगे और ज्यादा इजीली वो आपको एग्जाम में याद आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो इस पूरे सिस्टम या नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की शुरुआत कहां हुई थी? तो सबसे पहला है 1 फरवरी 1993 को एक बॉडी पैदा हुई, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब ये बॉडी 1 फरवरी 1993 को पैदा हुई थी? जी नहीं, इसके पहले भी अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन, ओबीसी कमीशंस हो चुके थे, उनके बारे में हम पता करेंगे। बट जो आज की डेट में नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस है वो 1993 1 फरवरी को बनी थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बॉडी सर, आपने बताया था कि अगर कोई बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है तो उसको जो पावर्स है वो किसी एक्ट से मिलती है, तो किस एक्ट के तहत ये बनी थी? तो आपको पता होना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एक्ट ऑफ 1993, यहां कहीं लिखा होगा। ठीक है, आपको बता दूंगा मैं कि क्या है। 1993 ये लिखा तो है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993, इसके तहत एक बॉडी बनाई गई, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस की देखरेख, उनकी दिक्कतें सुलझाने में सॉल्व करेगी। तो हमारी कहानी अभी 1993 से चालू हुई है, फिर हम मूवी की तरह पीछे जाएंगे, बट हमारी कहानी आज जो चालू हुई है वो 1993 से चालू हुई है।
कौन सी बॉडी है ये? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। 2018 में यह बोला गया कि यार हमारे यहां बहुत सारे ओबीसी हैं और अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी से काम नहीं बनेगा, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी में सिर्फ एक डिफरेंस नहीं होता कि स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट से बनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास पावर्स ज्यादा होती हैं, इनके डिसीजंस की वैल्यू स्टैट्यूटरी बॉडी के कंपैरिजन में कई बार ऊपर रहती है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारी पावर्स के लिए, फाइनेंशियल पावर के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो क्यों ना इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए। तो हमने एक बिल पारित किया, करने की कोशिश करी, 123वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये इसका प्रस्ताव रखा गया संसद में, ठीक है। मतलब क्या इसका क्या मतलब है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, इसको मूव किया गया पार्लियामेंट में। और अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल बहुत सारे रहे, जरूरी नहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल दोनों सदनों से पास होकर प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद एक्ट बने हो। तो 123वां बिल का मतलब 123वां एक्ट नहीं होता है, उनमें से कुछ बिल लैप्स हुए पास्ट में, तो इसलिए इसके बाद ये बिल पास हो गया। तो पास होने की रैंकिंग में ये 102nd बिल था, ठीक है। तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इस बॉडी को जो स्टैट्यूटरी की तरह चालू हुई थी 1993 में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। यहां पे यही चीजें लिखी होंगी, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंदर आएगा ना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है तो ये आर्टिकल 338B के अंदर आने लगा, आर्टिकल 338B के अंदर आने लगा, ठीक है। और मतलब आर्टिकल 338B में यह लिखा हुआ है कि नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, कौन मेंबर्स होंगे, कौन कैसे अपॉइंटमेंट होगी, वो सब हम देखेंगे 338B को। इसके अलावा 342A में भी कुछ चीजें कही गई, ठीक है। 342A क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है, ये शायद मेरे पीछे लिखा होगा, आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जो प्रेसिडेंट है ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी कास्ट एक अदर बैकवर्ड क्लास है, कौन सी नहीं है, ठीक है। अब भाई बवाल तो होगा, क्योंकि हर स्टेट की सरकार बोलेगी ना यार कि मेरे स्टेट के लोग हैं, मैं बताऊंगी कौन सी कास्ट मतलब बैकवर्ड है, कौन सी नहीं है। तो ये विवाद छिड़ने लगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोलता है कि प्रेसिडेंट बताएंगे, जो स्टेट्स होती है वो बोलती है कि भाई हम बताएंगे क्योंकि हमारी कास्ट है, हमें पता है लोकेलिटी के बारे में। तो इन दोनों का वर्सेस वॉर होने लगा और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद डिसीजन दिया, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट एक लिंक देखिए, पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी तो एक इशू रेज हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में लिखा था, जो आर्टिकल है उसमें लिखा है प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि कौन सी कास्ट है, कौन सी कास्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 338B में तो अथॉरिटी दे दी गई है एनसीबीसी को कंप्लेंट देखने की ओबीसी से रिलेटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकवर्ड क्लासेस में क्या एसटी एससी आते हैं? ऑब्वियसली बैकवर्ड तो है, तो आने चाहिए, लेकिन जो इस सेक्शन में बैकवर्ड क्लासेस डिफाइंड है उसमें एसटी एससी नहीं आते हैं। ये याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डज नॉट इंक्लूड एससी एसटी एंड द लिस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लास गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो ऑब्वियसली देखिए, कभी भी मतलब आप कास्ट की बात करेंगे ना तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर आएगी, एक्सेप्ट एसटी। एसटी के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो एनसीएसटी जो होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आएगा। बट उसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ओबीसी, एससी, कोई भी इश्यूज, बुजुर्ग, इन सब से रिलेटेड कोई भी इशू है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुरानी कहानी पे चलते हैं कि कहानी की शुरुआत कहां से होती है। 1947 में आजादी मिली, ठीक है। 1950 में एक माइनॉरिटी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, माइनॉरिटी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, लोअर कास्ट ऑफिसर, ठीक है। एक कह सकते हैं आप पिछड़ा, लोअर क्लास तो नहीं बोलेंगे, पिछड़ा क्लास जो है उसके बारे में देखने के लिए कि क्या इश्यूज हैं, क्या इनकी प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को सॉल्व करना है, क्या है, बस ये एक ऑफिसर बनाया गया। सिमिलरली बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेसिफिकली
काका केलकर कमीशन बनाया गया इन 1953। ये पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था। ना भी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव है। काका केलकर है, उनके अंदर 10 लोगों को बैठा दिया गया कि आप ये चीज समझो। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये काम करने के लिए बनाई गई है। कार्य कुछ ऐसा हिंदी में बोलते हैं शायद, कार्यकारिणी, ठीक है। तो ये बॉडी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। बिल्कुल फाइन। सेकेंड नंबर पे जो 1979 में फिर से एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए। यह बहुत बड़ा कमीशन था, ठीक है, और यह बीपी मंडल साहब के अंदर बनाया गया था। इसी कमीशन ने 1989 में अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए, ठीक है, काय में, जॉब्स में। और 1990 में यह चीज लागू कर दी गई थी। 1990 में यह चीज लागू कर दी गई थी। तो आपको लगता है ओबीसी के लिए कितने बड़े कमीशंस में से है काका केलकर एंड बीपी मंडल कमीशंस। जब ये दो कमीशंस ने अपनी काम कर लिया, तब 1993 में उसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस का दर्जा दिया गया था इस बॉडी को, ठीक है। अब क्यों दिया गया था, ऐसी कैसे आंख खुल गई एकदम, तो याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 1992 इंदिरा साहनी केस में यह बात हुई कि सरकार ने बोला, ये याद रखिएगा ये कितनी तारीख को आया था, तो ये 4 अगस्त 1993 को आया था। ये बिल्कुल याद रखिएगा, 4 अगस्त 1993 को एक वर्डिक्ट आया था इंदिरा साहनी केस में, जिसमें यह बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दो, ठीक है। ये किस केस की वर्डिक्ट थी, तो ये केस का नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो फिर उसके बाद 1992 का केस था और 1993 में एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाई गई, जो जिसके पास एक स्टैट्यूटरी स्टेटस था। और फिर हमारी कहानी चालू होगी यहां से, ठीक है। 1 फेब 1993 को, 1 फेब 1993 को यह बॉडी बनाई गई। और कुछ गड़बड़ है, यहां पे डेट का गड़बड़ है, ये 1992 होना चाहिए। 4 अगस्त 1992 को ये केस पास हुआ था और 1 फरवरी 1993 को एक बॉडी बना दी गई थी, ठीक है। अभी तक 7 बार, ये टर्म याद रखना है, 7 बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बनाया जा चुका है। लेकिन 7 बार में इंपॉर्टेंट यह है कि 1993 से आज तक 7 बार बनाया गया है, लेकिन उनमें से 6 बार एक स्टैट्यूटरी स्टेटस के साथ बनाया गया था। और जो 2019 में बनाया गया है वो पहला ऐसा बैकवर्ड क्लास कमीशन था जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थे, जो कि 15 अगस्त 2020 को जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसके बाद बना था, ठीक है। इस एक्ट के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, पावर्स मिल गई। और इसके बाद भगवान लाल साहनी के अंडर में पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था। एक्चुअली में वो 7वें नंबर का बैकवर्ड क्लास कमीशन था। कब आया था 102वां अमेंडमेंट एक्ट, जिसको 123वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी बोलते हैं, 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। ओरिजिनली जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था उसमें एक चेयरमैन और सोशल साइंटिस्ट होते थे, ठीक है। आज की डेट में जो स्ट्रक्चर है वो एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है। जस्ट अ सेकेंड, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर्स होते हैं, जो कि कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये आज की डेट का स्ट्रक्चर है, ये आज की डेट का स्ट्रक्चर है, ये आज की डेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स, सिंपल, ठीक है। चेयरमैन कौन होंगे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये स्टार्टिंग इसी से थी ना। अब इनके पास क्या क्या पावर होती है, क्या क्या कर सकता है, तो देखो पावर बहुत सारी होती है, बट सबसे पहला डाउट है क्या फाइनेंशियल पावर्स है इनके पास। लॉजिक यहीं पर है, क्या फाइनेंशियल पावर्स है। मान लो कोई ओबीसी कम्युनिटी का कोई आदमी है, उसके खिलाफ उसका घर तोड़ दिया, मान लो कि कोई किसी कास्ट ने किसी कास्ट का घर तोड़ दिया। अब क्या ओबीसी
इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है कि हम एक डिसीजन सुनाते हैं जिसमें 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे जिससे आप अपना घर दोबारा बना सके। क्या यह चीज ओबीसी कर सकती है? नहीं कर सकती। पैसे का लेन देन बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। और यह बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि यार इतनी बड़ी बॉडी है जो इतनी बड़ी कम्युनिटी का ख्याल रख रही है, लेकिन इनके पास फाइनेंशियल पावर्स क्यों नहीं है? क्यों इनके पास पैसे देने और लेने की पावर नहीं है? क्यों इनके पास पेनल्टी लगाने की पावर नहीं है? क्यों ऐसा सब होता है? तो इसीलिए ये एक बहुत हॉट टॉपिक बन जाता है। कॉन्सेप्चुअली समझिए, पावर तो आपको पता होगा, पावर क्या होगी कि ओबीसी का कल्याण करना है, आपको ये करना है, स्कूल बनाने हैं, ओबीसी के लिए आपको स्कीम्स चलानी, ये तो है ही। बट कोर कट क्या है? कोर कट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, एक कोई पर्सन, एक कोई आदमी है, ठीक है, जिसने कुछ इशू किया है ओबीसी के खिलाफ, तो उसको बुला के सजा बुला सकता है और कुछ काम करने पे मजबूर करा सकता है, बट नॉट फाइनेंशियल। ठीक है, उसके बाद मान लो कि कोई कम्युनिटी है, कोई बंदा है, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं, वो प्रूव नहीं कर पा रहा, तो उसकी हेल्प करना कि तुम ओबीसी हो, उसके लिए ये डॉक्यूमेंट यहां से मिलेंगे और उसकी प्रोसेस को तेज करना। ठीक है, पब्लिक रिकॉर्ड, ये सारी चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आपको रट्टा मारना है, ठीक है, मेंस के लिए। ठीक है, अब मेन चीज आती है जो नेशनल बैकवर्ड, छोड़ो अभी, पहले ये समझो ये काम का है। बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 1993, इनमें कौन कौन से आर्टिकल थे और क्या क्या लिखा हुआ था? तो आर्टिकल 3(1) के अंदर लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूट करो आप एक बॉडी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सिंस ये एक्ट के अंदर आ रहा है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, बिल्कुल। तो एक स्ट्रैटेजी, इसमें लिखा था एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, ठीक है, जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगी, लोगों का कितने साल काम करेंगे, कौन मेंबर होगा, वो आर्टिकल 4 में दिया है। आर्टिकल 4 पूरा मेंबर से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 4(1) में टर्म्स ऑफ ऑफिस दिया कि कितने साल होगा, क्या कंडीशन होगी, और आर्टिकल 4(3) में, सेक्शन 3 में, आर्टिकल 4 सेक्शन 3 में आपको रिमूवल दिया हुआ है कि बाहर कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 6 में आपको दिया हुआ था कि सैलरीज क्या होंगी। आर्टिकल 9 और 10 याद रखने की फंक्शंस क्या है कमीशन के और पावर्स क्या है कमीशन के पास। ठीक है, आर्टिकल 11 आप याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह बताता था कि आपको कौन सी कास्ट को अंदर लेना है ओबीसी लिस्ट के, कौन सी कास्ट को बाहर लेना है। तो ये जो पावर थी ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, मैंने यहां स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। लेकिन जैसे ही ये तो देखो, ये तो एक्ट के तहत है, एक्ट में क्या लिखा है, लेकिन जैसे ही 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इस एक्ट ने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख दिया। ठीक है, और ये कहा जाने लगा कि ये डिसाइड कौन करेगा, जो आर्टिकल 11 के अंदर डिसाइड होता था, अब ये कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 में दिया हुआ था कि इनको जो पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, वो सब लिखा हुआ था। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आर्टिकल 14 कहती है कि ये जो कमीशन है, ये अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करेंगे वाया प्रेसिडेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करेंगे, अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो रिपोर्ट है ना, वो प्रेसिडेंट को नहीं जाती है, एक बार मुझे चेक करना है, और ये प्रेसिडेंट को नहीं जाती, ये सीधे सरकार को देते हैं और सरकार पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को पेश करती है। ठीक है, तो टोटल जो एक्ट आया था उसके अंदर 5 चैप्टर थे और 19 सेक्शन थे, लेकिन अब ये एक्ट हटा दिया गया है। अब आपको क्या आता है, आर्टिकल 338(b) के अंदर आने लगा, ये सब आर्टिकल 338(b) के अंदर आने लगा, क्योंकि अब तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है। तो आर्टिकल 338(b)(1) क्या कहता है कि एक हमें बनाना है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और कॉन्स्टिट्यूशन में दिया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। B2 में क्या दिया हुआ है, 338(b)(2) में स्ट्रक्चर क्या होगा एनसीबीसी का, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। 5 क्या बोलता है कि फंक्शंस क्या है कमीशन के। 6 बोलता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होने के बाद, एक्ट में ऐसा नहीं लिखा था, एक्ट में लिखा था अपनी रिपोर्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, लेकिन आज की डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट में इसको पेश करते हैं। और जो रिपोर्ट जैसे किसी राज्य से रिलेटेड है तो वहां के गवर्नर उसको उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करते हैं। लेकिन ये सेक्शंस आपको याद रखनी है, ये सेक्शंस आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद
338B8 में यह पूछा जा सकता है कि इट हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की पावर है इनके पास। ये हमने एसटी और एससी कमीशंस में भी देखा था कि हर कमीशन के पास इनमें से सिविल कोर्ट की पावर होती है, क्रिमिनल्स या सेशंस कोर्ट की पावर नहीं होती, क्रिमिनल्स कोर्ट की पावर नहीं होती है, सॉरी। ठीक है। और 9 क्या बोलता है, 338(9) बोलता है कि ये तो भाई नेशनल लेवल पे थी, बट हर स्टेट जहां पर जरूरी है वो अपना खुद का बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाएगा, जिस तरीके से एमपी ने अपना बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया है। तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है। एमपी का जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है वो 13 मार्च 1993 को ही बन गया था, क्योंकि ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अभी आया है, बट एमपी को बैकवर्ड क्लास कमीशन की जरूरत 1993 से ही थी। तो इंदिरा साहनी केस में एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना, बट छोटे छोटे हर स्टेट में लोकल या फिर आप कह सकते हैं स्टेट वाइज बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बने थे 1993 में ही। और किस डेट को बना था एमपी का बैकवर्ड क्लास कमीशन, तो वो था 13 मार्च 1993। कितने मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर होते हैं, जैसे कि हमने नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर एससी में देखा। और इनका टेन्योर कितना रहता है, 3 साल का। कितने चेयरमैन रहे हैं, तो वसंत राव इसके चेयरमैन रहे हैं। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन की। तो सबसे पहला कमीशन ऑब्वियसली 1993 में बना था, तो वो आर.एन. प्रसाद के अंदर था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कमीशन जस्टिस श्याम सुंदर के अंदर बना था। ठीक है। तीसरा कमीशन भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो चेयरमैन थे ये इनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई थी, तो ये वाला भी आपको याद रखना है। जस्टिस बी.एल. यादव वो चेयरमैन थे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, जिनकी ऑफिस में डेथ हुई थी। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो चौथा बैकवर्ड क्लास कमीशन था उसमें राम सूरत सिंह इसके चेयरमैन थे, जस्टिस राम सूरत सिंह। ठीक है। उसके बाद जो 5वां बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो रत्नवेल पंडियन, जस्टिस एस रत्नवेल पंडियन के हाथों में था। ये याद रखना है आपको, ये सारे मैंने आपको लॉजिकली और थोड़ा क्रिएटिवली दे दिया है। ठीक है। अब आपको याद रखना है जस्टिस एम.एन. राव जो थे वो 6th बैकवर्ड क्लास कमीशन के थे, और अभी जो चल रही है, ठीक है, 7th बैकवर्ड क्लास कमीशन, सॉरी 7th बैकवर्ड क्लास कमीशन जो थी वो जस्टिस वंगला ईश्वरिया के अंदर थी 2016 तक। इसके बाद 8वीं बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई, जिसकी बागडोर भगवान लाल साहनी के अंदर दी गई, और ये पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद बनाई गई थी। ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद पहली जो कमीशन थी वो 8th बैकवर्ड क्लास कमीशन थी, और जिसको हेड किया था भगवान लाल साहनी जी ने। ठीक है। और इनके अलावा कौन कौन लोग हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, पहली चीज तो इनका रिटायरमेंट अभी होने ही वाला है 31 मार्च 2022 तक। देखते हैं कि ये दूसरे टर्म के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि एक जो चेयरमैन है वो एक साल चेयरमैन, मतलब एक टर्म में चेयरमैन ले लिए, मान लीजिए 3 साल, उसके बाद एक और बार वो चेयरमैन बन सकते हैं, इसलिए 2 टाइम्स के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो अभी इनका एक टर्म हुआ है, हो सकता है भगवान लाल साहनी जी को दोबारा भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बागडोर संभालने का मौका मिले। इन्हीं के साथ साथ जो मेंबर्स हैं अभी के, आचार्य थलूजी साहब, डॉक्टर सुधा यादव और कौशलेंद्र सिंह पटेल, इन तीनों का टेन्योर भी, ठीक है, 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। ये याद होने चाहिए, ये नाम आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ साथ जो वाइस चेयरमैन है इनका भी खत्म नहीं हो रहा है, ये लोकेश कुमार प्रजापति ही जी रहेंगे। और सेक्रेटरी कौन है, ये तो देखो, ये तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर्स हैं। ठीक है। सेक्रेटरी मेंबर में नहीं आता है, ये याद रखिएगा, सेक्रेटरी मेंबर में नहीं आता है, सेक्रेटरी मेंबर में नहीं आता। और इनका नाम क्या है, राजीव रंजन। ठीक है, राजीव रंजन। और ये 31 दिसंबर 2021 को ही इलेक्ट हुए हैं, तो ये पुराने नाम जो है वो भूल जाइएगा। ये अभी अभी इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो ये याद रखिएगा, ये कंटिन्यू करेंगे अभी लॉन्ग समय, मतलब थोड़े लंबे समय तक के लिए। ठीक है। इसके बाद हर मेंबर 3 साल के लिए रहता है, 2 बार रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उसका। और इसी के साथ साथ रेजिग्नेशन जो होता है इस बॉडी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, प्रेसिडेंट को नहीं दिया जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है। और अभी जो बैकवर्ड क्लास कमीशन चल रही है उसकी डिटेल्स भी दे दी। 1 अप्रैल 2022 से, होपफुली 1 अप्रैल 2022 से 9th बैकवर्ड क्लास कमीशन आने लगेगी। 9th बैकवर्ड क्लास कमीशन चालू हो जाएगी, और देखेंगे हम कि उनके चेयरमैन कौन है। ठीक है। अब थोड़ी सी एक छोटी सी न्यूज देख लेते हैं कि ओबीसी क्यों न्यूज में बना हुआ है। पहली न्यूज तो यही है कि कौन डिक्लेयर करेगा कि कौन सी कम्युनिटी ओबीसी के अंदर आती है, कौन सी कम्युनिटी ओबीसी के अंदर नहीं आती है।
ठीक है, कौन डिक्लेयर करेगा ये? तो ये डिक्लेयर करते थे पहले स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट और यूटी करते थे। उसके बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया, उसके बाद प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करने लगे कि प्रेसिडेंट बताएंगे कि कौन सी कम्युनिटी ओबीसी में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। तो स्टेट्स ने बवाल मचाना चालू कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, एंड दैट इज वाई सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और 2021 में, ठीक है, 2004 अगर, अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ हैम्पर्ड है, लेकिन बस ये समझ लीजिए आप कि जो स्टेट और यूटी है ना, इनको अपना ओबीसी लिस्ट बनाने का जो हक है वो वापस मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ी चीज चल रही थी कि जो मतलब जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है वो इनकम बेस्ड रहता है, कि जो 6 लाख या 8 लाख के ऊपर है वो क्रीमी लेयर में आएंगे और उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है जो भी है, लेकिन इस इनकम क्राइटेरिया को बढ़ाने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है कि जो लोग अब तक 8 लाख रुपए से कम कमाते थे वो नहीं आते थे क्रीमी लेयर में। अब हो सकता है जो लोग 6 लाख से कम कमाते हैं बस वही ना आए और उनके ऊपर वाले लोग आने लगे। ये डिसीजन पेंडिंग है। इसके अलावा जो हमारे इकोनॉमिक सेंसस, जो हमारा सेंसस होता है ना, उसमें ओबीसी चीफ ने ये बोला है कि आपको कास्ट के बेसिस पे सेंसस का डेटा निकालना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी से हमें पता चलेगा कि सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो सर्वाइव कर रही हैं, उसमें कितने लोग हैं। ओबीसी में आपने बोल दिया XYZ कम्युनिटी है कोई, बट उस XYZ कम्युनिटी के नीचे कितनी सब कैटेगरी और हर सब कैटेगरी में कितने लोग हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हो सकता है, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, दोनों को कोटा मिला है 20-20% का। ठीक है, सपोज इनके अंदर 5 लोग हैं और इनके अंदर भी 5 लोग हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से सिर्फ एक कैटेगरी थी जो मतलब कमजोर थी, बाकी सारी कैटेगरी जो थी वो बहुत बढ़िया थी। ठीक है, सिमिलरली इस कास्ट में 5 की 5 कैटेगरी ऐसी है जो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता इसका कोटा 10% और इसका कोटा 30% कर देना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, वहां पे ज्यादा लोग हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो अपना जीवन नहीं जी पा रहे, तो ऑब्वियसली उनको उठाना हमारा नियम होना चाहिए। तो अभी क्या होता है, जो डिवीजन होता है ना वो स्टेट वाइज इक्वली हो जाता है। बट अगर आपको यह पता चलेगा कि सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो आपको अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि यार इस स्टेट में ज्यादा बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है, कम पैसा है, यहां पे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, इस चीज के डेवलपमेंट की जरूरत है, यहां पे इस कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ये इसके लिए आपको डेटा जरूरी है, तभी आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तभी आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है जो एनसीबीसी के चीफ थे ना, उन्होंने बोला था कि सब कैटेगराइजेशन अगर आपको करना है, ठीक है, सब कैटेगराइजेशन के बेसिस पे आपको बेनिफिट्स पहुंचाने, जो कि बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि इन चारों को भी बेनिफिट मिलता जाए, ठीक है, अननेसेसरी बेनिफिट मिलता जाए। बेनिफिट तो किसको नहीं चाहिए, बट इन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है वो बेनिफिट। तो इसीलिए गरीब को हक मिले, ठीक है, जो हकदार है उसको हक मिले, सिर्फ पैसे के नाम पर लूट ना मचे। सो दैट इज वाई सब कैटेगराइजेशन बहुत जरूरी है। और सब कैटेगराइजेशन कैसे होगा, जब आप लोगों का डेटा कलेक्ट करोगे कि कौन किस कम्युनिटी किस कास्ट का है। लेकिन इस डेटा कलेक्ट करने में अलग दिक्कत है कि रीजनलिज्म बहुत आ जाएगा, लोगों के मन में भेदभाव आने लगेगा। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा लॉजिकल है ये। चलिए, तो आई थिंक ओबीसी का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। 80% सिलेबस हो चुका है। आप कोई भी किसी भी कोचिंग का कुछ भी कंटेंट उठा के देख लीजिए, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। क्रिएटिविटी, लॉजिक, कंसेप्ट, डिलीवरी, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। कंटेंट तो आपके पास है, बट मेंटर बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है, मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी है, पेपर 2 सीसैट की टेस्ट सीरीज लेनी है, ठीक है, इसके बाद यूनिट 7 के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स लेने हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स लेने हैं, तो आप एग्जाम ओरिजिनल्स ऐप डाउनलोड करिए, उसमें स्टोर के सेक्शन में जाइए और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बहुत नॉमिनल चार्जेस है, 1000 के अंदर ही है सारे चार्जेस। आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत इंजॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि हम लॉजिकली चीजें पढ़ाना चाहते हैं, हम आप पे थोपना नहीं चाहते, हम आपको समझाना चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। दिस इज प्रखर श्रीवास्तव, बिडिंग यू गुड बाय।